हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने जाना कि एंटीजन और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य जो रिएक्शन होती है वो किस प्रकार होती है, किस प्रकार एंटीबॉडी एंटीजन के साथ क्रिया करके शरीर को रोगजनक तत्वों से मुक्त रखता है या बचाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन भी कहलाता है, और ये स्पेसिफिक केमिकल इंटरेक्शन होता है जो कि एंटीबॉडी जो कि बी सेल्स से प्रोड्यूस होती है, उनके द्वारा एंटीजन के अगेंस्ट में ये रिएक्शन होती है। अब जिस प्रकार एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के मध्य क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि लॉक एंड की तरह दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, बाइंड होते हैं। इसी प्रकार एंटीजन और एंटीबी लॉक और की के समान, जैसे ताला और कुंजी के समान एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, और इसके फलस्वरूप आगे इम्यून रेस्पॉन्स की जाती है। एंटीजन और एंटीबॉडी प्रक्रियाओं के जो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो पैथोजेनिक जीव होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है, उनका क्या होता है कि इनएक्टिवेशन हो जाता है, उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे शरीर का बाह्य रोगों से बचाव होता है। प्रतिरक्षित संपूर्ण प्रतिजन के अणु के साथ प्रतिक्रिया के लिए नहीं बनता है, बल्कि अणु में उपस्थित कुछ विशिष्ट रासायनिक समूह के विरुद्ध बनते हैं। और ये जो एंटीजन के हमने जाना था एंटीजन के स्ट्रक्चर के समय, ये जो विशिष्ट रासायनिक कॉम्बिनेशन होते हैं जो एंटीजन पर पाए जाते हैं, जिनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, उनको एंटीजन डिटर्मिनेंट्स या प्रतिजनी निर्धारक कहते हैं। बड़े जो प्रोटीन अणु होते हैं उन पर 6 से 8 एमिनो अम्ल की श्रृंखलाएं एंटीजन डिटर्मिनेंट के रूप में कार्य करती है, और ज़्यादातर जीवाणु की जो सेल वॉल होती है वो भी एंटीजन के रूप में कार्य करती है, और उन पर क्या कि 100 या अधिक ऐसे एपिटोप्स या एंटीजन डिटर्मिनेंट होते हैं जिनके अगेंस्ट में शरीर एंटीबॉडी बनाता है। किसी एंटीजन पर विभिन्न एंटीजन डिटर्मिनेंट की संख्या एंटीजन वैलेंसी कहलाती है, यानी उस पर कितने डिटर्मिनेंट्स हैं, कितने एपिटोप्स हैं, उसके आधार पर उस एंटीजन की वैलेंसी जानी जाती है। सामान्यतः क्या होता है कि एक एंटीजन होता है वो मल्टीवेलेंट होता है, अर्थात उसके ऊपर एक से अधिक एंटीजन डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स पाए जाते हैं, जिनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है। किसी प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया करने के लिए कम से कम 2 विभिन्न एंटीजन डिटर्मिनेंट तथा उसके अकॉर्डिंग ही प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया स्थल के परिमाण और आकार पर निर्भर करती है। दोनों के मध्य एक निकटतम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप जरूरी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस है उसके लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण क्या होते हैं, कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होने के लिए क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। नंबर 1 कि ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस होती है वह जाति विशिष्ट होती है, यानी स्पेसिफिक होती है। इन प्रतिक्रियाओं में एंटीजन एंटीबॉडी के जो पूर्ण अणु होते हैं वो भाग लेते हैं। एंटीजन के किसी एक भाग पर एंटीजन डिटर्मिनेंट उपस्थित होने के कारण पूरे अणु पर ही इसका जैसे रिएक्शन होगा उसका प्रभाव होगा। भले ही क्या है कि
एंटीबॉडी किसी एक केवल एंटीजन डिटरमिनेंट से रिएक्शन करे, लेकिन उसका प्रभाव पूरे अणु के ऊपर होगा, एंटीजन के ऊपर होगा। और नेक्स्ट, एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया के दौरान किसी प्रकार की डीनेचुरेशन की घटना नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि एंटीजन की जो संरचना है उसमें चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रतिजन और प्रतिरक्षी के मध्य जो बाइंडिंग होती है, संयोजन होता है, वो उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल प्रकार का होता है। दोनों साइड में इंटरेक्शन होती है। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो उन कॉम्प्लेक्स से वापस एंटीजन और एंटीबॉडी भी बन सकती है। प्रतिजन प्रतिरक्षी यानी एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, वो सतही प्रकार की होती है, सुपरफिशियल प्रकार की होती है। नेक्स्ट, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इन अणुओं पर जो पाई जाती है संयोजकता, उसके समानुपाती होती है। जो संयोजकता यानी कितने एंटीजन डिटर्मिनेंट या एपिटोप्स एंटीजन पे होते हैं उसको संयोजकता कहते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है उसके समानुपाती होती है। जितने ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा तीव्र रिएक्शन होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की। जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होती है उसको हम 4 प्रकार में या 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रेसिपिटेशन जिसे बोलते हैं अवक्षेपण, दूसरा एग्लूटिनाइजेशन जिसे बोलते हैं स्कंदन, तीसरा न्यूट्रलाइजेशन जिसे तटस्थीकरण, और चौथा ऑप्सोनाइजेशन यानी ऑप्सोनीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की यानी अवक्षेपण की। अवक्षेपण में क्या होता है कि एंटीबॉडी एक जलीय माध्यम में जो घुलनशील होता है प्रतिजन, उसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उसके फलस्वरूप एक रेटिकुलम या जालक का निर्माण होता है। और ये रेटिकुलम फिर धीरे धीरे डेंस होती होती विजिबल प्रेसिपिटेट या दृश्य अवक्षेप में परिवर्तित हो जाती है। जो सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है जिसका निर्माण होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन से, उसका निर्माण कुछ ही समय में हो जाता है। लेकिन जो विजिबल अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट है, उसका निर्माण धीरे धीरे होता है और इस क्रिया में 2-3 दिन का समय लगता है। अवक्षेपण का निर्माण जो रेटिकुलम होती है जालक, उसमें परस्पर प्रतिरक्षी के मध्य आयनिक बंध बनने के कारण जालक का आवेश समाप्त हो जाता है और जालक अघुलनशील हो जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों की जो वैलेंसी होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो प्रतिरक्षी बाइवलेंट होने चाहिए। एकल संयोजी प्रतिरक्षियों में अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है और प्रतिजन द्विसंयोजी यानी बाइवलेंट या बहुसंयोजी मल्टीवलेंट होने चाहिए। ये जो प्रतिक्रिया होती है इसको हम 2 फेजेस में बांट सकते हैं। पहली है फर्स्ट फेज और दूसरा सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और छोटे आकार के एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये कुछ सेकंड में ही ये रिएक्शन हो जाती है। और सेकंड फेज होती है, इसमें क्या होता है कि इस फेज में क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है और इसमें कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में एंटीजन एंटीबॉडी के जो जालक होता है रेटिकुलम, उसका निर्माण होता है जो कि धीरे धीरे फिर अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपण की जो रिएक्शन है वो तभी होती है जब एंटीजन एंटीबॉडी सामान्य मात्रा में उपस्थित हो। प्रतिजन और प्रतिरक्षी में किसी की भी अधिक मात्रा होने के कारण जो विजिबल प्रेसिपिटेशन होता है अवक्षेपण, उसका निर्माण नहीं होता है। जैसे इस डायग्राम में हम
समझ सकते हैं, इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में एंटीबॉडी एक्सेस है, एंटीबॉडी ज़्यादा है एंटीजन से, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। और लास्ट वाली फेज में क्या है कि एंटीजन ज़्यादा है तो भी प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है। लेकिन जब एंटीजन और एंटीबॉडी समान मात्रा में हो तो फिर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा अवक्षेपण होता है। दूसरा जो रिएक्शन का प्रकार है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में वो है स्कंदन समूहन, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन या समूहन की जो रिएक्शन होती है उस कंडीशन में होती है जब एक एंटीबॉडी किसी अघुलनशील कणिका जैसे जीवाणु या आरबीसी आदि पर जो एंटीजन होते हैं उसके साथ ये बाइंड होते हैं। जो अघुलनशील है, जीवाणु या आरबीसी जैसे फॉर एग्जांपल ये अघुलनशील होते हैं, तो उनके साथ जब एंटीबॉडी बाइंड होंगे तब ये एग्लूटिनेशन या समूहन की क्रिया होती है। अवक्षेपण में जहाँ प्रतिक्रिया घुलनशील प्रतिजन का उपयोग होता है, वहीं अवक्षेपण में तो क्या होता है कि जो एंटीजन होता है वो सोल्यूबल होता है, लेकिन स्कंदन में ये समूहन या स्कंदन में क्या होता है कि एंटीजन सोल्यूबल नहीं होता है, वो अघुलनशील होता है। एग्लूटिनेशन या समूहन की जो क्रिया होती है उसमें ग्रेनुलर प्रकार के या कणीय प्रकार के एंटीजन का उपयोग होता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्रिया करके एक विजिबल प्रेसिपिटेट या विजिबल समूहन, जो दृश्य स्कंदन, प्रेसिपिटेट नहीं स्कंदन का निर्माण होता है, जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं। जिस प्रकार एंटीबॉडी की अधिकता से अवक्षेपण की जो रिएक्शन है वो कम हो जाती है, उसी प्रकार ये जो एग्लूटिनेशन की रिएक्शन है वो भी एंटीजन ज़्यादा होने पर कम हो जाती है। और एंटीबॉडी का ये जो प्रभाव होता है वो पोजोन प्रभाव कहलाता है। समूहन का एक एग्जाम्पल देखें तो मनुष्य में जो ब्लड ग्रुपिंग होती है उसमें क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है उसमें एग्लूटिनेशन होता है, क्लम्पिंग होती है, आरबीसी एक साथ एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो वो एग्लूटिनेशन का उदाहरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इंटरेक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी इस तटस्थीकरण इसको बोलते हैं या उदासीकरण बोलते हैं। उदासीकरण एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में वो रिएक्शन है जिसमें बैक्टीरियल या वायरल एंटीटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होता है उसको विशिष्ट जो एंटीबॉडीज होती है उनके द्वारा उदासीन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया या वायरस कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और उन टॉक्सिन्स को एंटीबॉडीज़, कुछ विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज होती है जो न्यूट्रलाइज कर देती है। ये प्रतिक्रिया तरल या ह्यूमरल इम्यूनिटी से संबंधित होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उपयोग रोग के उपचार के उपचार के जो निदान परीक्षण होता है उसमें किया जाता है, डायग्नोसिस में इसका यूज किया जाता है। इन रिएक्शंस के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की जो एंटीबॉडी होती है जिन्हें एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं, विभिन्न टॉक्सिन्स और वायरस को उदासीन या तटस्थ कर देती है। जो एंटीटॉक्सिन्स होती है वो क्या है, विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं, वो वायरस या जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको उनके साथ बाइंड होकर उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उदासीनीकरण के जो टेस्ट होते हैं उनका उपयोग से वायरल संक्रमण के परिणाम स्वरूप विशिष्ट
प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है जो वायरस की सतह पर उपस्थित जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाते हैं। इस बंधन के कारण वायरस की जो संक्रमण क्षमता होती है या उग्रता होती है, इन्फेक्शन करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है जो कि ये HIV का जो वायरस है उसके साथ बाइंड होके ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे इसकी जो उग्रता होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में वह है ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनीकरण। ये एंटीजन एंटीबॉडी क्रियाओं की एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से संबंधित है। फेगोसाइट जो होती है कोशिकाएं, उसमें नॉन स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर के द्वारा सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे डायरेक्ट बंधन की क्षमता पाई जाती है। इस बंधन के बाद क्या होता है कि फेगोसोम का निर्माण होता है तथा जो सूक्ष्म जीव होता है उसको फेगोसाइट अंदर लेकर उसका डाइजेशन कर देती है, पाचन कर देती है। और इन फेगोसाइट की क्रिया को ऑप्सोनीकरण द्वारा त्वरित और प्रेरित किया जाता है। ऑप्सोनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीव या कोई अन्य पार्टिकल एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन द्वारा आवृत हो जाता है ताकि फेगोसाइट कोशिकाओं द्वारा इनकी पहचान और पाचन किया जा सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम मेन ऑक्सीकरण प्रोटीन होती है। इन एंटीबॉडीज़ के जो CH3 डोमेन होते हैं वो मैक्रोफेज की सतह पर उपस्थित एफिग्राई के साथ बंधन हेतु सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। इन बंधन के कारण मैक्रोफेज जो होती है और एंटीजन उनके बीच में सेतु का या ब्रिज का निर्माण होता है। यह हम देख सकते हैं इस डायग्राम में ऑप्सोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो दिखाई दे रही है। इसमें ये जो बैक्टीरिया है पैथोजन उसके साथ ये एंटीजन एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बाइंड होते हैं प्रतिरक्षी। बाइंड होने से क्या होता है कि इसके बाद इसको जो ये मैक्रोफेज होते हैं भक्षकाणु वो उनको एनगल्फ कर लेते हैं। इनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। जो ही इसके साथ ये एंटीबॉडीज बाइंड होंगे पैथोजन से या एंटीजन से तो उनका आइडेंटिफिकेशन ये मैक्रोफेज करेगी और मैक्रोफेज करके क्या करेगी कि इनको अंदर की ओर अंतर्ग्रहित कर लेगी फेगोसाइटोसिस द्वारा और अंदर लेके इनका डाइजेशन कर देती है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पैथोजन या अन्य पार्टिकल वो एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन द्वारा कवर किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फेगोसाइट जो होती है वो कोशिकाएं जो जीवाणु का भक्षण करती है वो जीवाणुओं या अन्य पैथोजन को आसानी से पहचान जाती है और इनका फेगोसाइटोसिस द्वारा इनको नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है वो 4 प्रकार की होती है और इन 4 में से अलग अलग प्रकार से एंटीबॉडी ही होते हैं जो एंटीजन से रिएक्शन करते हैं, लेकिन रिएक्शन अलग अलग प्रकार से होता है। प्रेसिपिटेशन में तो एंटीजन घुलनशील होता है और जिससे क्या है कि प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है। ग्लूटिनेशन में जो होता है वो एंटीजन घुलनशील नहीं होते और समूहन होता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो वायरस का या जो एक्सोटॉक्सिन होता है उनको एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज करती है, उदासीन करती है। और ऑप्सोनाइजेशन में क्या करती है कि जो भी पैथोजन होता है उनको एंटीबॉडीज कवर कर लेती है ताकि मैक्रोफेज उनको आसानी से पहचान कर उनको नष्ट कर दे।